तो चलिए आगे चलते हैं डीपीएसपी के बाद। डीपीएसपी में ही हम अगला डीपीएसपी पढ़ते हैं, दैट इज 39A। 39A जो है ये ए है, इसलिए इसको बता दो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाला है। ये कहता है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब फ्री लीगल एड क्या होता है ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बाकी हम नालसा में पढ़ेंगे कितने रुपए वालों को मिलता है कितना नहीं। फ्री लीगल एड का मीनिंग ये होता है, फॉर एग्जाम्पल ए नाम का पर्सन है, वो बहुत ज्यादा पुअर है, पुअर होने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं कोर्ट में केस करने के लिए उसके पास वो नहीं है। नहीं होने के बाद गवर्नमेंट कोई लॉ बना सकती है और बोल सकती है कि जितने लोगों की इनकम ये लिमिट से कम है उन लोगों को फ्री में कोर्ट में उनकी केसेस हो जाएगी। यानी ना आपको लॉयर के खर्चे उठाने हैं, ना आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के खर्चे उठाने हैं, ये पूरे खर्चे खुद कोर्ट उठाएगा आपके लिए। ऐसा लॉ गवर्नमेंट बना सकती है और गवर्नमेंट बना चुकी है। नालसा और ये सब जो चीजें हैं ये इसी के चलते बनाएगी। फ्री लीगल एड यानी आपके कोर्ट की केसेस फ्री में हैंडल कर दी जाएगी जो लोग पुअर है उनकी, तो इसी कारण सबको जस्टिस मिलेगा। फॉर एग्जांपल वुमेन को जस्टिस देना है, वुमेन फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ है, उनके पास पैसे नहीं है बट वायलेंस चल रहा है उनके खिलाफ, अब क्या करेगी, तो वो फ्री लीगल एड लेगी और वो अपनी केसेस फ्री में सॉल्व कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, क्लियर 39A? यस, है ना। और एंड इसको ही डिटेल में हम पढ़ेंगे, वो होगा नालसा में। चलिए उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो देखने मिलता है वो है 40। अब देखो छोटे छोटे, मैंने बताया 39 खत्म हो गया, टेंशन खत्म, 40 इतना ही। अब मुझे बता दो कि ये जो 39 है इतनी बड़ी बात की जा रही है फ्री लीगल एड और ये सब चीजों की, ये सब बातें कौन कर सकता है? यस, यानी कौन से प्रिंसिपल वाले कर सकते हैं? यस, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, है ना, इक्वल, है ना, यस सोशलिस्ट, इक्वल यानी इक्वल इक्वल जस्टिस भी और पुअर का भी है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, वेरी गुड। ये होने के बाद आगे आते हैं 40 है में है कि विलेज पंचायत बनाया जाए। और क्या बनाया गवर्नमेंट ने विलेज पंचायत? यस, कौन से अमेंडमेंट से? 73rd से विलेज पंचायत बनाया, हाँ 73rd से, यस वेरी गुड। 1992 में एक अमेंडमेंट पास किया, 73rd अमेंडमेंट, जिससे विलेज पंचायत बना, जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, PRI, ये बनाया गया। देखिए, और ये कौन कहता होगा विलेज पंचायत? बताइए प्रिंसिपल किसका है? गांधीयन, गांधीयन प्रिंसिपल, वेरी गुड, गांधीयन प्रिंसिपल। और यहाँ पे याद रखेगा 40 का कीवर्ड है विलेज पंचायत, 39A का कीवर्ड है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद हम 41 पे आते हैं, टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट। कौन बोलता होगा ये? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, है ना। तो आपको ये पता चल जाता है कि राइट टू वर्क, सबको काम करने का अधिकार, और उसके साथ साथ सबको पढ़ने का अधिकार, सब लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट पे पब्लिक असिस्टेंस, कुछ तो भी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट करते रहेगी, या फिर जो ओल्ड एज है उनको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट देगी, या जो सीक लोग हैं उनके लिए, या जो डिसेबल है उनके लिए कुछ काम करेगी, और गवर्नमेंट करती है उनके वेलफेयर पे लिखी। और ये कहता है आर्टिकल 41। तो यहाँ पे याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट इसी के तहत बनाया गया, है ना, तो 41 के तहत। और उसके अलावा देखिए डिसेबल जो है उनके लिए रिजर्वेशंस होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, और ये सब आपको पता है ना, ये यूपीएससी में भी होते हैं। तो ये सब 41 को, मनरेगा है, तो ये सब 41 को लेके पूरा किया गया। तो 41 जहां है वहां याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सीकनेस, डिसेबलमेंट, ये सब जो चीजें हैं ये है इसके कीवर्ड, जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। 42 जो है इसको जान लेते हैं, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आज आपको एक वर्क दे रहा हूँ, आज आपका जो वर्क है वो है मैटरनिटी रिलीफ एक्ट का। आज का आपका टास्क है मैटरनिटी रिलीफ एक्ट को पढ़ना है। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट अच्छे से पढ़ना है और उसके प्रोविजंस मैं कल पूछूंगा। यस, यस वो कर दिया था, और इसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, हाँ, है ना। तो ये इसमें चेंजेस भी आए हैं, अमेंडमेंट आए इस एक्ट में, इसीलिए आज आपको ये है कि आपको अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, और आपका टास्क है आज आपको मैटरनिटी रिलीफ एक्ट को पूरा करना है, और कल मैं इसके ऊपर आपको पूछूंगा। मैटरनिटी रिलीफ एक्ट को पूरा करके आपको एक टास्क दे रहा हूँ इस चीज को जानने के लिए कि आप सच में पूरा कर रहे हैं कि नहीं। आप लोगों को शॉर्ट में जितना शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में, हुआ तो कीवर्ड्स या फिर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख के उसकी फोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है।
फ्लो चार्ट के फॉर्म में करना है फ्लो चार्ट के फॉर्म में करो, कीवर्ड के फॉर्म में करना है कीवर्ड के फॉर्म में करो, सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है सेंटेंस के फॉर्म में लिखो। जैसा भी लिखना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लिखा हुआ आपके नोट्स में हुआ होना चाहिए। अब फिजिकली तो मैं चेक नहीं कर सकता, तो आप लोगों को उसकी फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने पूरा किया कि नहीं। सो आप लोग इसे पूरा करेंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। तो पूरा करेंगे कि नहीं? यस, वेरी गुड, है ना। तो मुझे पता है आप किस किस ने यस बोला, उन सबके आ जाने चाहिए। कब तक का टाइम दूं आपको? चलो टाइम भी देता हूँ लिमिटेड। कब तक? आज, कल सुबह तक का, कल दोपहर तक का, कल तक का, हाँ कल आफ्टरनून। चलो तो कल आपको 4 बजे तक का टाइम में देता हूँ। 4 बजे के पहले आप लोगों के आ जाने चाहिए मुझे, 4 o'clock, है ना, क्योंकि देखिए 5 साढ़े 5 बजे फिर क्लास होती है अपनी। तो 4 बजे के पहले आपके आ जाने चाहिए मुझे सबके, है ना। तो ये है मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, आज आपको पढ़ना है। तो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट क्या होता है आपको पता है? जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर उसके आफ्टर डिलीवरी उनको जो जो प्रोविजंस मिलते हैं वो, उनको फुल टाइम जितनी सैलरी है वो फुल सैलरी मिलती है, उनको ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं। ये सब लिखा है मैटरनिटी रिलीफ में। आपको देखना है कितने टाइम के लिए मिलता है, कितना है, क्या क्या प्रोविजंस है, ये सब, है ना। तो ये देखिए ह्यूमन कंडीशन, यानी आप वर्क कर रहे हो भाई, जो आपके वर्क करने की जगह है उसकी कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए। वुमेन को मैटरनिटी रिलीफ मिलना चाहिए। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई है, वुमेन की बात की गई है, वर्किंग प्लेसेस की बात की गई है। तो कौन कर रहा होगा ये बात? सोशलिस्टिक, है ना। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है ये 42nd। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके कीवर्ड्स पता चले। 43rd में आते हैं, टू प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्रीज और कोऑपरेशन ऑन कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज यानी विलेज वाले जगह की बात हो रही है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है। कौन करता होगा? गांधी, है ना। गांधी जी बात करते थे और गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। गवर्नमेंट प्रमोट भी करते कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, आपको काफी सारे सब्सिडी भी देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको लोन देगी कम इंटरेस्ट रेट्स पे, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो। ये है आर्टिकल 43। 43 के बाद 43A की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा 43A के सामने लिखी हुई चीज़ यहाँ पे थोड़ी मिसिंग हो गई है। कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ और ये चीज़ मैं ऐड कर दूंगा। तो वैसे ही बताने से अच्छा मैं आपको ये यहाँ पे ऐड ही कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से पता ही रहे ना। तो एक मिनट, हम इसको ऐड करते करते ही आपको पढ़ा देता हूँ। देखो आर्टिकल 43 जो है 43A, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डाला गया। और मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी खुशखबरी दे दूं कि इसमें जितने भी अमेंडमेंट किए वो 42nd अमेंडमेंट पे ही ज्यादातर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। अब यहाँ पे बता देता हूँ, टू टेक स्टेप्स। देखिए मैं लिखते लिखते आपको समझ जाएगा। टू टेक स्टेप्स, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने चाहिए किस चीज को लेके? टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन, टू सिक्योर हम कहेंगे द पार्टिसिपेशन हम यहाँ पे कहेंगे ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हो गया आपका, है ना। यानी अब देखिए वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसे होता है, बताइए वर्कर्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में इंडस्ट्री के? यूनियन बना के। वेरी गुड, वर्कर के यूनियन होते हैं और यूनियन का लीडर होता है और मैनेजमेंट के ऊपर वो भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता है कि ये इस तरह से यहाँ पे चलता है। तो चलिए आपको ये पता चल गया कि स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वर्कर्स का पार्टिसिपेशन दिखे मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। यूनियन के थ्रू वर्कर्स ये करते हैं, वर्कर्स का यूनियन होता है। इवन रेलवे में भी यूनियन होते हैं लोगों के, पता ही होगा आप लोगों को अच्छे से, रेलवे के लोगों का, है ना। तो सबके यूनियन होते हैं और उनका अधिकार है एक, हाँ, एवरी सेक्टर एज ए यूनियन, और गवर्नमेंट को ये अलाउ भी करना पड़ता है क्योंकि 43A ऐसा कहता है। अब बताइए कौन ये सब बात करता होगा वर्कर्स की, इंडस्ट्रीज की, ये सब? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। वेरी गुड, है ना। तो देखो बोला ना, आप खुद ही पहचान लोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कौन किसकी बात करता है। उसके बाद एक और अमेंडमेंट किया, तो यहाँ पे याद रखेगा 42nd में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, इतना कीवर्ड है इसका। 43B का कीवर्ड है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन। देखिए फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये जितनी भी चीजें इनमें से एक भी कीवर्ड नहीं है। 43B का कीवर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ये बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज लाने चाहिए, कुछ एक्ट्स लाने चाहिए, ऐसा ये कहता था। और गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट बना दिया, है ना। तो आपको ये पता है
यस 2011 में अमेंडमेंट किया गया और आगे जाके हम एक टॉपिक में कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है। हाँ 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 97 अमेंडमेंट एक्ट था कोऑपरेटिव सोसाइटी 90 कौन सा यस और कौन से ईयर का 2011 यस वेरी गुड। और यही चीज हमने एक जगह पढ़ी थी और इसी कारण एक और जगह अमेंडमेंट आया था, याद करो फंडामेंटल राइट में कौन सी जगह। वेरी गुड आर्टिकल 19 कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है उसमें ऐड कर दिया गया था टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना। यस सो आपको ये सब याद आ रहा है ना। तो ये सब ऐसी जुड़ी हुई चीजें और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं है ना। तो जुड़े हुए होने के कारण ये बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं जो हमें देखने मिलती है। तो 43A 43B ये हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखना है। उसके बाद 44 जो होगा यहाँ पे एक और चीज ये हो गई गड़बड़ा गया कुछ स्लाइड्स में कुछ शायद ये हो गया होगा इशू। तो यहाँ पे 43 के बाद 44 45 46 और 47 ये सब 46 तक के थोड़ा सा यहाँ पे एक ये हो गया है। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सुधार लेता हूँ और बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है इसको सुधारना भी। सो चलिए 47 को पढ़ते। आप कहाँ तक आए थे हम 43B तक आए थे ना 43B तक। चलिए 44 को पढ़ते हैं। 44 को अगर पढ़ना है तो 44 में एक बहुत ही सिंपल चीज लिखी है। अब यहाँ पे लिखते लिखते आपको पढ़ा देता हूँ और आपको याद भी रह जाएगी ये चीज अच्छे से। सो 44 में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स टू सिक्योर टू ऑल। अब मैं लिखते लिखते मुझे बता दीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो सकता है। यस वेरी गुड है ना सिटीजन। यस वेरी गुड है ना। हाँ डिबेट चला था तो ये चला हुआ आर्टिकल है। तो चला हुआ है तो अच्छे से याद रखना चाहिए। अब मैं आपको जैसे कि आप लोगों ने जो इसके बारे में बताया एकदम बराबर है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीनिंग। सो मैं अब ये बाकी सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, यानी हम कहेंगे कि एक तरह से एक जैसा पूरे कंट्री में। सिविल यानी सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज तो सबके लिए एक जैसे है। सिविल लॉज में डिवोर्स आते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यू आते हैं, ये सबके लिए कोड यानी लॉ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए पूरे देश के लिए एक जैसा ही लॉ होना चाहिए ताकि आप लोगों को तकलीफ ना जाए। इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे हम देखते हैं कि सिविल लॉ जो है वो रिलीजन के लिए अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिविल कोड है। जैसे अगर देखेंगे तो मुस्लिम लॉ अलग कहते हैं, नॉर्मल अलग लॉ है। तो ये सब के चलते यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये यहाँ पे कहा जाता है आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 के लिए आपको जो यहाँ पे मिलता है कीवर्ड वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत बड़ी बात है, ये पहले वाले जमाने के लोग नहीं कर सकते। तो कौन करता होगा ये बातें? लिबरल इंटेलेक्चुअल। वेरी गुड लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले बातें हैं। अगली बात अब देखिए, अब अगली बात जो है इसमें आपको ये बता दूं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 कहता है, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रोवाइड हम कहेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कब कौन से? फॉर ऑल चिल्ड्रेन। वो भी कौन से चिल्ड्रेन? फॉर ऑल चिल्ड्रेन। हम कहेंगे कि बिलो है ना, बिलो 6 ईयर्स या फिर कहेंगे अंटिल दे कंप्लीट 6 ईयर्स। अब देखिए हमारा राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, कितने से कितने साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है? 6 to 14 ईयर्स। और ये क्या कहता है कि 6 ईयर्स के पहले भी बच्चों को दो। बहुत बड़ी बात की गई भाई, बहुत बड़ी। इतनी पुराने जमाने में कहाँ इतने कम एज में एजुकेशन की बात करेंगे, कौन बात करता होगा? ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है ना। तो लिबरल इंटेलेक्चुअल लोगों की बातें हैं कि अर्ली एज में भी उन बच्चों को एक तरह से एजुकेशन दो। ये होता है एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो ये भी पहले नहीं था, ये भी आपको बता दूं कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इसको चेंज किया गया था। पहले लिखा था कि अर्ली, पहले बता देता हूँ इसमें अमेंडमेंट है, ये अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ जाए।
इसमें अमेंडमेंट किया गया था, और यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया था वो 86 राइट टू एजुकेशन वाला जो ईयर है ना, वो जो अमेंडमेंट है ना, उसी के थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ईयर 2002, यस, उसके चलते इसको चेंज किया गया। पहले क्या था पता है, यहाँ पे पहले था अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स में तो दे दिया, तो इसको अमेंड किया और फिर क्या कि 6 के पहले वाला भी करो। क्लियर हुआ ये अमेंडमेंट क्या हुआ, वो क्लियर सबको, है ना। तो अभी सिर्फ इतना बताओ, अगर यहाँ 14 ईयर्स आज भी लिखा होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता ना, क्या मतलब होता, कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी दे दिया हमने, तो दे दिया है तो और कम करो, तो 6 साल के पहले भी दो, ये लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद 46, यस, मुझे नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं है है ना, बट देखते हैं। हाँ बट ये अब वैसे भी देखा तो अनफोर्सेबल नहीं है, उन्होंने कोशिश करना चाहिए, इतना ही कहेंगे, और क्या कहेंगे। हाँ यस, हाँ हाँ, यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हो रहा है ये, है ना, आंगनवाड़ी के थ्रू ये गवर्नमेंट कर, यानी जैसे जैसे गवर्नमेंट को करने का मौका मिलता है तो गवर्नमेंट ये करते रहती है। और न्यूट्रिशन के इस पे भी होता है ना, न्यूट्रिशन अगर हम कहेंगे, या चाइल्डहुड केयर और ये सब भी गवर्नमेंट देती है 6 साल के नीचे के बच्चों को, है ना, तो चाइल्डहुड केयर भी मिल रही है। हाँ हाँ यस, अच्छा मैंगलोर में देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल में भी दे रहे, तो प्राइवेट स्कूल वाले भी इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, टीकाकरण लगा सकते हैं, उसके अलावा एजुकेशन, हाँ वो पूरे चाइल्ड केयर हो गए, और एजुकेशन वाली जो बात हो गई वो फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो गई, तो ये सब इनसे चीज़ों से रिलेटेड हो गए हैं चीज़ें, है ना, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं होते हुए दिखते ही रहती है हमें, है ना, तो हो रहा है। हाँ फूड, हाँ, है ना, तो हाँ, है ना, तो सब कुछ देख के कि उनको कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कौन सी नहीं, ऐसे एक्सपर्ट कुछ लोग उसको सजेस्ट करेंगे, उसके बेस पे वो कुक और ये सब रखे गए, वो उस तरह से बनाएंगे और उस तरह का खाना प्रोवाइड करेंगे, यानी गवर्नमेंट जो है वो चाइल्डहुड केयर की भी बात कर रही है और एजुकेशन की भी बात कहीं ना कहीं कर ही रही है। तो देखिए कि ये सब चीज़ें चल रही है, अब इतना ही है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो तो सब कुछ वेल एंड गुड, इंडिया विल लाइक हेवन ऑन दिस अर्थ, इतना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया सच में एक हेवन बन सकता है, हर चीज अच्छे से हुई था ना, तो ये है। उसके बाद 46 के अगर बात करें तो यहाँ पे एक ही यहाँ पे कीवर्ड आता है 45 में, दैट इज अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स। 46 की बात करें तो एक ही याद रखेंगे, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस, गवर्नमेंट इसके ये जो चीजें इनके लिए एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनके पूरे करे, और फिलहाल देखा गया तो SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए जैसे EWS लाया गया, ये सब इन प्रिंसिपल्स के चलते लाया गया है, या फिर SC ST के रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया, ऑल दीज आर रिलेटेड टू SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन या फिर बैकवर्ड क्लासेस, ये सबसे रिलेटेड है, और उनको ही इन चीजों से निकालना है, सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन से, दैट इज आर्टिकल 46। ये कौन से प्रिंसिपल में आएगा, SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, गांधी, वेरी गुड, ये है गांधीयन प्रिंसिपल, वेरी गुड, तो देखिए आप इजीली पहचान पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, वो है 47। 47 की अगर बात करें तो ये देखिए, ये जो है ना, ये टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं अच्छा करना चाहिए, है ना, तो एक मिनट, हाँ इसमें दो चीजें, और ये दो जगह जाता है अब, एक दो, यहाँ दो प्रिंसिपल्स है, मैंने आपको बताया था 47 दो जगह के लिए कॉमन है, आपको ढूंढ के निकालना है किस किस के लिए कॉमन हो गया 46। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, यानी हेल्थ की बात हो रही है, यानी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल वाले हैं, जो कह रहे हैं कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ाओ, है ना, लोगों का, भाई चिल्ड्रन का तो बड़ा, गवर्नमेंट के लिए ये चीज बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, बता रहा हूँ, लोगों का न्यूट्रिशन बढ़ाना, है ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, अगर देखा गया तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गवर्नमेंट बहुत अच्छे से नहीं बढ़ा पा रही, इस चीज में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फेलियर्स फेस करते रहती है। हाँ आवाज नहीं आ रही है, हाँ हाँ, यस, कट रही है, सबको कट रही है अभी भी, नहीं, हाँ तो एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा विकास जी। हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था।
हाँ कर रही है, बट वही है कि इम्प्लीमेंटेशन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब तक गवर्नमेंट उस लेवल पे नहीं कर पाई है ना। तो कोई भी गवर्नमेंट कोशिश पहले से ही सभी सरकारें इसकी कर रही है, बट आज तक उस लेवल तक वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं। अब होगा जल्दी तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए या न्यूट्रिशन बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा, जो रिच है वो रो और रिच होते जा रहा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर वालों का ही बढ़ रहा है, नीचे पे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है ना। यानी अगर देखा भी जाए तो गवर्नमेंट कितनी कोशिशें भी करे, फिर भी कुछ सेक्शंस ऐसे देखने आपको ज़रूर मिलेंगे सोसाइटी में, जैसे कुछ सिग्नल पे बच्चे हैं, उनका क्या न्यूट्रिशन होगा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनका तो छोड़ दो, उनके घर वालों के न्यूट्रिशन का क्या ख्याल होगा ये तो हम बोल भी नहीं सकते, है ना। तो बहुत सारे अभी छूटी हुई सेक्शंस है। आई होप कि गवर्नमेंट जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। गवर्नमेंट कोशिशें करते रहती है, बस जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो। मेनली है कि करप्शन कम हो जाए तो हर चीज़ अच्छी हो सकती है। और दूसरी बात है कि प्रोहिबिट करना है ना, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को, ड्रग्स को, ये है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट करते रहती है कुछ ना कुछ। तो वैसे भी ड्रग्स तो इंडिया में अलाउ नहीं है, बाकी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है वो एक एज के ऊपर ही अलाउ है। तो ये सब गवर्नमेंट ने किया है। तो आपको क्या लगता है ये दूसरा वाला कहाँ जा रहा है? गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी कहते थे, है ना। और उसके अलावा 48 पे आते हैं, तो ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, है ना। लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना, जो क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाओ, यानी बैल से मत करो वो खेती, तो ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करो लोगों को, साइंटिफिक चीजें प्रोवाइड करो। दैट इज आर्टिकल 48 जो कि होता है लिबरल इंटेलेक्चुअल। दूसरा कहीं और जाएगा, टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज, काव्स और अदर मिल्क एंड ब्रॉट एनिमल, यानी मारना बंद करो, वायलेंस से कम, गांधीयन प्रिंसिपल। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ लॉ बना सकती है। मिल्च एनिमल यानी बता देता हूँ जो दूध देते हुए एनिमल, ड्रॉट कैटल यानी कह देता हूँ जो बोझा लेके जाते हैं, जैसे डोंकी और ये सब हो गए, वो सब, है ना, आपका सामान यहाँ से वहां लेके जाते हैं ऐसे एनिमल्स। सो ये सब यहाँ कहा गया है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ए की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 47 में याद रखिएगा, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ, ये एक कीवर्ड में 3, और दूसरे पार्ट में जो कीवर्ड है वो है ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। 48 की अगर बात करें तो वो है मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट के लिए टू प्रोहिबिट द स्लॉटर, ये हो गया पार्ट 2। अब पार्ट उसके बाद आर्टिकल 48A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया, और ये कहता है कि एनवायरमेंट को और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को अच्छा करो, और उसके लिए गवर्नमेंट के पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के पास है। तो ये है 48A। फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए गवर्नमेंट नेशनल पार्क्स बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है। 48A, तो 48A कौन बात करता होगा? एनवायरमेंट की, फॉरेस्ट की। वेरी गुड, वे लिबरल इंटेलेक्चुअल लोग। आखिरी के 3 और खत्म। आखिरी के 3 बता देता हूँ। पहला है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट, और आपको पता है कि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट उसके हाथ में देके फिर उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स को आपको कहीं कहीं पे कुछ एरियाज को टच करने की भी आपको परमिशन नहीं है, कुछ मॉन्यूमेंट्स के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं होती है लोगों को, ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके। ये 49 वाला है, और ये इतनी बड़ी बात कौन करता होगा? वेरी गुड। उसके बाद 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आगे हम देखते भी है इसको। एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉ एग्जीक्यूट करते हैं वो, जुडिशियरी यानी जो लॉ को प्रोटेक्ट करते हैं वो, ये दोनों भी अलग है। कौन बोलेगा इतनी बड़ी बात? लिबरल इंटेलेक्चुअल। आप क्या सोचोगे कि जो जज जो है वो बाहर जाके लॉ को एग्जीक्यूट करेंगे? अगर वो एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे तो प्रोटेक्शन कौन देगा आपके? अगर वो लोग जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वही आपके ऊपर फैसला सुनाने लग गए आपको फांसी होना है या नहीं, तो फिर आपका क्या होगा, है ना। तो ये सब चीजों में सेपरेशन होना, लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले ऐसा कहते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटिव का है ना, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेम है, जैसे मिनिस्टर्स जो है वो दोनों। हम्म। अमेरिका में अगर देखा गया तो प्रेसिडेंट जो है पूरी तरह ही एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो पूरे एक ही है दोनों। बट कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव, जैसे कलेक्टर्स और ये सब, वो पूरे कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव लोग हैं।
है ना। तो अमेरिका से हम थोड़ा सा अलग है ना। तो आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 लास्ट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी। आर्टिकल 51 यहाँ पे आ गया टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ मॉन्यूमेंट्स भी याद रखा तो सब आपको याद आता है, तो हिस्ट्री की चीजें याद रखिएगा। 50 जो है वो रिलेटेड टू जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने वाला। हाँ 50, वेरी गुड, ये अच्छा रहेगा, है ना। 50-50 यानी 50-50, यानी 50 दे दो जुडिशियरी को, 50 दे दो एग्जीक्यूटिव को, 50-50 कर दिया। ओके, ये बहुत अच्छा है। और आखिरी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, खत्म। यानी बड़ी बातें है भाई, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को कौन करता होगा? नहीं, लिबरल। गांधी जी पीस की बात करेंगे, बट इंटरनेशनल पीस की बात, है ना, लिबरल इंटेलेक्चुअल करेंगे। सो ये होते हैं आर्टिकल 51, है ना। सो ये हो गए आपके पूरे आर्टिकल्स जो कि डीपीएसपी में आप पढ़ते हो। तो आज